नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी के द्वितीय पाठ विष के दांत कहानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग सभी प्रश्न को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चले बिना देर लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत इससे पता चल रहा है क्या है, कहानी है। तो इसके कहानीकार कौन है अर्थात इसके लेखक कौन है? तो वो है नलिन विलोचन शर्मा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, गिरधर लाल कौन है? कहानी में कौन थे गिरधर लाल? गिरधर लाल मदन के पिता थे। गिरधर लाल मदन के पिता का पात्र निभा रहे थे, इसलिए मदन का पिता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत तोड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 हमारे समक्ष है। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। लेखक के बारे में और उनके माता पिता के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर से क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। रत्नावती शर्मा, उनके माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों के तत्व समग्रता से उभारे गए हैं। नलिन विलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभारे गए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता। उनके कहानी में मनोवैज्ञानिकता तत्व है जो समग्रता से उभारे गए, मतलब अत्यधिक रूप में देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, मोटर गाड़ी को किससे खतरा था? मोटर गाड़ी को किससे खतरा था? तो वो कौन था? खोखा अर्थात कौन? कासू को ही खोखा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 क्या है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी कहानी में बोला गया था उनके बच्चों की, तो वो किस भाषा की शब्द है? तो बांग्ला भाषा की शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्ला भाषा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। ऐसे लड़के ही आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? मतलब किसने कहा था कि ऐसे लड़के ही चोर, गुंडे और डाकू बन जाते हैं? तो वो किसने कहे थे? सेन साहब ने ही कहे थे। किसको कहे थे? मदन को कहे थे। मदन के बारे में कहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और गुंडा बन जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सेन साहब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? खोखा खोखी एक बांग्ला भाषा में है और इसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची को बांग्ला में क्या कहते हैं? खोखा खोखी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, खोखा का क्या नाम था? खोखा उसे प्यार से बोलते थे, लेकिन उसका असली नाम क्या था? कासू, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खोखा का क्या नाम था? कासू, जो सेन साहब का सबसे छोटा पुत्र था। उसे एक ही पुत्र हुए थे, वो भी अंतिम चरण में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत एक कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है,
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष परीक्षा में आपके पूछे गए हैं और संभावना है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि प्रत्येक क्वेश्चन को अति महत्वपूर्ण समझें और ध्यान से इसे याद करते चले। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मतलब मदन को हमेशा किसके हाथ से मार खानी पड़ती थी? कौन पीटता था मदन को? तो उसके पिताजी रहते थे जो हमेशा मदन को पीटा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मदन को अक्सर उसके पिता के हाथ से मार खानी पड़ती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिछले क्वेश्चन में हम लोग माता के नाम देखे थे, इस क्वेश्चन में हम लोग पिताजी का नाम देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? सेन साहब किसको खूब फटकार लगाई थी? तो वो किसे लगाए थे? गिरधर लाल को। गिरधर लाल कौन था? मदन के पिताजी थे। मदन के पिताजी को अर्थात गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरधर लाल को फटकार लगाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी में किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, मतलब दर्शाती है, किस वर्ग के अंतर विरोधों को वो दिखाती है? तो वो कौन सा वर्ग है? मध्यम वर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? अर्थात क्वेश्चन बोल रहा है कासू मदन के साथ कौन सा खेल को खेलना चाहता था? तो वो लट्टू खेल में शरीक होना चाहता था, अर्थात लट्टू उसके साथ खेलना चाहता था, जबकि मदन ने उन्हें लट्टू खेलने की इजाज़त नहीं दी थी, जिसके कारण उनके बीच झगड़ा हुआ था और मदन ने कासू के 2 दांत भी तोड़ दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? जब सेन साहब और उनके मित्र मंडली में यह चर्चा हो रही थी कि किसका बेटा आगे चलकर क्या बनेगा, तो सभी लोग अपना अपना तर्क दे रहे थे। उनमें से पत्रकार महोदय ने अपना व्यंग देते हुए कहा कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, एक अच्छा व्यक्ति ज़रूर बनना चाहिए। यह सुनकर सेन साहब ऐंठ कर रह गए थे। तो पत्रकार महोदय के व्यंग को सुनकर सेन साहब ऐंठ कर रह गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे आप 2 नंबर का प्रश्न भी आता है, इसलिए मैंने व्याख्या कर दी थोड़ी सी, आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या बोल रहा है? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? 5-6 वर्ष थी। मदन की उम्र कितनी थी? 5-6 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो वह गिरधर लाल का पुत्र था। गिरधर लाल, यहाँ लाल छूट गया है, गिरधर लाल का पुत्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। नलिन विलोचन शर्मा
पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वो पूछ रहा है कि कब बने थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो वो सन 1959 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 का। लेखक के जीवनी से प्रत्येक एग्जाम में हिंदी में हर बार क्वेश्चन रहता है, इसलिए लेखक के जन्म मरण और उनके कृतियों को हमेशा ध्यान में रखेंगे, साथ ही उनके माता पिता इत्यादि के बारे में भी जानकारी रखेंगे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 12 सितंबर 1961 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? चूँकि जानते हैं कि आप पटना में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं पटना विश्वविद्यालय में, अर्थात इनकी जन्म हुआ था बदरघाट पटना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण और किन्हीं की नहीं बल्कि नलिन विलोचन शर्मा जी की ही रचना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 क्या बोल रहा है? लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इस बात पर गर्व है, तो किनको गर्व है? अर्थात लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इस बात पर गर्व है, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको गर्व है, इस बात पर किसको गर्व है? तो उनके माता और पिताजी को, अर्थात सेन साहब और उनकी पत्नी को गर्व है कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? या इस कहानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन में से एक है, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? जब मदन लट्टू खेल रहा था तब कासू उसमें शरीक होना चाहता था। तब मदन के साथ कासू भी उसमें शरीक होना चाहता था, परंतु मदन ने उसे मना कर दिया। तब लेखक को यह दृष्टि ऐसा लगा कि जैसे कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इससे व्याख्या करने की आती है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया। तो कौवा किसकी जमात में शामिल होने के लिए ललक गया? कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? अर्थात कासू। हंस यहाँ कौन है? कासू यहाँ पे हंस है। और कौवा किसे कहा गया है? तो मदन को। इससे यह प्रश्न भी बनता है, कौवा किसे कहा गया है कहानी में? तो वो होता है मदन को। और हंस किसे कहा गया है? तो वो है कासू। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को बदल लिया गया था? किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत, मतलब सेन साहब अपने सिद्धांत को बदल लिए थे, किसके कारण? तो वह खोखा के अनुसार, अर्थात खोखा के कारण उन्होंने अपने सिद्धांतों को बदल लिया थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। उसके बाद में एक पुत्र भी हुए थे। मतलब सेन साहब की कुल कितने संतान थे? तो 6 संतान। और पुत्रियां कितनी थी? तो 5। और पुत्र कितने थे? तो 1।
उनके नाम हैं सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 पुत्रियां थी और इनका पुत्र था जिनका नाम था कासू। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, सोफर का अर्थ क्या होता है? यह आज का अंतिम प्रश्न है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप चाहते हैं कि अपने बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करनी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अंत तक जुड़े रहें। आशा रखिए हम आपके पूरे सिलेबस, पूरे ऑब्जेक्टिव को पूरे कंप्लीट कराएंगे और साथ में सब्जेक्टिव की भी तैयारी कराई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।